हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साहा गुप्ता एंड वेलकम बैक टू परचम। आज हम चैप्टर 51 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चैप्टर 52 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चैप्टर 53 एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। एंड टुडे आई एम क्वाइट हैप्पी बिकॉज हमने 50 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, यानी कि अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली, साथ ही साथ 30 लेक्चर्स को कवर अप कर लिया। एंड आई बिलीव कि आप सभी को अभी तक के लेक्चर्स बहुत पसंद आए होंगे एंड हेल्पफुल रहे होंगे। आई एम लविंग दिस जर्नी एंड आई एक्सपेक्ट सेम फ्रॉम यू ऑल्सो। सो विदाउट एनी मोर डिले स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के सेशन को। सबसे पहले देखते हैं अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या था? आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, यानी कि जो अनुच्छेद 14 है हमारे भारतीय संविधान का, वो किस बारे में बात करता है? ए प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बी इक्वालिटी बिफोर लॉ, सी एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, डी राइट टू लाइफ। इसका सही आंसर क्या था? इक्वालिटी बिफोर लॉ की। ठीक है। और जहां तक बात है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की, सो वो बात होती है आर्टिकल 15 में। एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की, तो ये चीज की बात होती है आर्टिकल 17 में। एंड राइट टू लाइफ इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 21। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस के साथ। एंड सबसे पहला क्वेश्चन है, कैग यानी कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, ही एक्ट्स एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ विच पार्लियामेंट्री कमिटी, यानी कि बहुत सारी संसदीय समितियां होती हैं, उनमें से किस समिति का कैग जो है एक मार्गदर्शक, एक मित्र और एक दार्शनिक के रूप में एक्ट करता है? ए एस्टिमेट्स कमिटी, बी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, सी कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, डी कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, यानी कि सरकारी आश्वासनों पर समिति। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी क्या करता है? वो पब्लिक एक्सपेंडिचर को एग्जामिन करता है, वो कैग की रिपोर्ट को एग्जामिन करता है एंड डस सेवरल अदर थिंग्स। एंड इन सारी चीजों को करने के लिए उसको क्या मिलता है? एक्सपर्ट असिस्टेंस ऑफ कैग। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट? अब जो राष्ट्रपति होते हैं वो बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करते हैं। अब चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इन चारों में से वो किस किस को अपॉइंट करते हैं। ए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सेकंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, थर्ड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, फोर्थ चेयरमैन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए वन ओनली, बी वन एंड टू ओनली, सी 1 2 एंड 3 एंड डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि वो चारों को अपॉइंट करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 एंड 2 ओनली। जहां तक बात है एडवोकेट जनरल की, तो उनको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। एंड जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन होते हैं, उनको भी केवल और केवल कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को केवल रिमूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही। ठीक है, अपॉइंट करेगा गवर्नर बट रिमूव करेगा प्रेसिडेंट। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। एंड पहला और दूसरा तो विथ नो डाउट अपने प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, है ना। थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैग, यानी कि कैग के संदर्भ में दो बातें लिखी हुई हैं, आपको ये बताना है कि कौन कौन सी बात सही है। पहला, कैग होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर, यानी कि जो कैग होता है वो अपने ऑफिस में 5 साल के लिए रहता है या फिर 65 साल के लिए रहता है, जो भी पहले हो जाए। सेकेंड, कैग इज द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, डी नन ऑफ द अबव। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि जो कैग होता है ना, इट होल्ड्स ऑफिस नॉट फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर बट फॉर द पीरियड ऑफ 6 ईयर। इनफैक्ट जो यूपीएससी का चेयरमैन होता है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, वो सारे ऑफिस 6 साल के लिए होल्ड करते हैं। ओके, दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कैग होता है, ही इज द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। फोर्थ क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? ए एमसी सेटलवाद, बी सी के धपतारी, सी नारायण डे एंड डी के वेणुगोपाल। सो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है एमसी सेटलवाड। ये इंडिया के पहले अटॉर्नी जनरल थे
एंड ही इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एंड जहां तक बात है सी के धपत्री की, सो ये सेकंड अटॉर्नी जनरल थे, नारायण डे थर्ड अटॉर्नी जनरल थे, एंड के वेणुगोपाल वो तो हाल ही में अटॉर्नी जनरल बने थे इंडिया के, मतलब अभी 2-3 साल पहले की बात थी इनकी, ओके ना। फिफ्थ क्वेश्चन, द पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया should have qualifications equivalent to that of a, यानी कि किसी एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल को आपको अटॉर्नी जनरल बनाना है भारत का, तो उसकी क्वालिफिकेशंस किसके बराबर होनी चाहिए? ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति, बी गवर्नर यानी कि राज्यपाल, सी सुप्रीम कोर्ट जज यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज, डी हाई कोर्ट जज। सो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट जज। जहां तक बात है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो उसकी क्या क्वालिफिकेशंस होती है? 35 LOC यानी कि मिनिमम एज होनी चाहिए 35। ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। एल मतलब ये हो गया। ओ मतलब ही शुड नॉट होल्ड एनी काइंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। एंड सी मतलब कि उसको सिटीजन होना चाहिए। गवर्नर की क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं? 2 होती हैं केवल। एक मिनिमम एज 35 होनी चाहिए एंड दूसरा उसको क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। जहां तक बात है हाईकोर्ट जज की, तो उनकी भी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं, और वो जो क्वालिफिकेशंस होती हैं दैट आर इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट। ओके, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी इज नॉट परफॉर्म बाय कैग? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2001 में इसे पूछा गया था। ये 4 चीजें दी हुई हैं, आपको ये बताना है कि इन चारों में से कैग की क्या ड्यूटी नहीं है। पहला, टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि जो अपना CFI है उससे जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, जितना भी खर्चा हो रहा है, उसका ऑडिट करना और उस पर रिपोर्ट पेश करना। Second, to audit and report on all expenditure from contingency fund and public account. C, to audit and report on all trading, manufacturing, profit and loss accounts. D, to control the receipt and issue of public money and to ensure that the public revenue is lodged in the exchequer. यानी कि कितना पैसा किसको देना है, कितना पैसा कौन निकाल सकता है, ये भी चीज कौन करता है? कैग। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन गलत है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है डी, टू कंट्रोल द रिसीप्ट एंड इश्यू ऑफ पब्लिक मनी। क्यों? क्योंकि इंडिया में सरकार कितना पैसा किस काम के लिए खर्च कर सकती है, उस चीज के ऊपर कंट्रोल कैग का नहीं रहता। किसका कंट्रोल रहता है? हमारे लेजिस्लेचर का, यानी कि पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का। ओके, एंड भले ही कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, बट वो केवल क्या है? वो एक ऑडिटर है, वो किसी भी तरीके से कंट्रोलर नहीं है। बट जो ब्रिटेन में कैग होता है वो कंट्रोलर भी होता है और ऑडिटर भी होता है। बट इंडिया का कैग कहने को कंट्रोलर है, बट केवल और केवल क्या है? वो एक ऑडिटर है। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 7th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, अटॉर्नी जनरल हैज नो राइट टू स्पीक इन प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि अटॉर्नी जनरल को कोई हक नहीं है कि वो पार्लियामेंट की बैठक में अपनी बातें कह सके। सेकंड, अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। अब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है? A 1 ओनली, B 2 ओनली, C बोथ 1 and 2, D नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 ओनली। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि अटॉर्नी जनरल के पास पूरा हक है कि वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, किसी भी मीटिंग में अपनी बात कह सके। एंड ये चीज कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल 88 में। एंड सेम इज द केस इवन विद द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट। एंड वो चीज किस आर्टिकल में लिखी है? आर्टिकल 88 में प्लस 89 करो, आर्टिकल 177 बनता है। एंड आर्टिकल 177 में ये चीज लिखी हुई है। एंड 89 क्यों ऐड किया? क्योंकि रूल ऑफ 89 ये कहता है कि इन जनरल अगर आप यूनियन वाले आर्टिकल्स में 89 प्लस करते हो तो जो आर्टिकल बनता है वो सेम चीज के बारे में स्टेट लेवल पे भी बात करता है। एंड रूल ऑफ 89 के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से पढ़ा है। आप प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स को वॉच करो, तभी आप रूल ऑफ 89 को समझ पाओगे। सेकंड, अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट था? केवल B 2 ओनली। सो दिस इज आवर राइट आंसर। 8th क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कैग।
कैग के संदर्भ में कौन सी बातें गलत है वो आपको बताना है। पहला, शी और ही इज इनएलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑफ एनी स्टेट आफ्टर ही सीज टू होल्ड हिज ऑफिस। यानी कि एक बार कैग जो है वो रिटायर हो जाता है, उसके बाद वो किसी भी ऑफिस में अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क नहीं कर सकता। ठीक है। बी, ऑफिस ऑफ कैग इज अ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। सी, शी और ही ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केवल और केवल जो भारत सरकार होती है उसके अकाउंट को वो ऑडिट करती है। डी, द सैलरी एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ कैग आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। क्या इनकरेक्ट है, क्या गलत है वो आपको बताना है। तो इसमें गलत क्या है, इसमें गलत है ऑप्शन सी। क्यों गलत है? क्योंकि जो कैग होता है ना वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट नहीं करता, वो स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को भी ऑडिट करता है। इनफैक्ट ऐसे यूनियन टेरिटरीज जहां लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके भी अकाउंट्स को ऑडिट कर सकता है कैग। ओके, सो इनकरेक्ट क्या था? ऑप्शन सी। बाकी तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है। 9th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये एक 2009 का क्वेश्चन है, यानी कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एंड इसका आंसर आपसे तो बनना ही बनना चाहिए। पहला स्टेटमेंट है, द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। यानी कि एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। किसकी रिकमेंडेशन पे? गवर्नर की रिकमेंडेशन पे। सेकंड, एज प्रोवाइडेड इन सिविल प्रोसीजर कोड, हाई कोर्ट हैव ओरिजिनल, अपीलेट एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एट द स्टेट लेवल। अब कौन सा करेक्ट है? ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है बी टू ओनली। पहले स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो एडवोकेट जनरल होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। ओके, सो पहले स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि हाईकोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी है, एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन भी है एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी है। सो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। ऑप्शन बी टू ओनली वुड बी आवर करेक्ट आंसर। 10th, the term net proceeds means, यानी कि net proceed term का मतलब क्या होता है? A, total tax collected, B, total tax collected plus cost of collection, C, total tax collected minus cost of collection, D, cost of collecting tax। Quite interesting question है, and let's see कितने सारे बच्चों से ये वाला क्वेश्चन बनता है। इसका सही आंसर है टोटल टैक्स कलेक्टेड माइनस कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। यानी कि अगर आप टोटल कितना टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, सरकार अजय देवगन गया और उसने बहुत सारी जगह रेड मारी और कितना टैक्स कलेक्ट किया? 1000 का। अब वो बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेके जा रहा है, ठीक है, तो इनको सैलरी भी देनी है, इनको चाय पानी भी देना पड़ेगा। सो टैक्स को कलेक्ट करने में कुछ पैसे भी लग गए। सो उनको कितने लगे? 50 रुपए। सो जो नेट प्रोसीड होगा वो कितना होगा? 1000 माइनस 50 यानी 950 रुपए। ठीक है, सो इसको बोलते हैं नेट प्रोसीड्स। 11th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नीड्स टू अपेयर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली इन सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट इन हाई कोर्ट। यानी कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनको केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट होना चाहिए, हाई कोर्ट में वो प्रेजेंट नहीं हो सकते ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकंड, अटॉर्नी जनरल इज डिबार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। यानी कि अटॉर्नी जनरल किसी भी तरीके की अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते लॉ की, अपना किसी एक प्राइवेट क्लाइंट का केस नहीं लड़ सकते। करेक्ट क्या है? ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है डी नन ऑफ द अबव। पहला स्टेटमेंट हमारा क्यों गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में भी प्रेजेंट होना पड़ता है एंड इवन हाई कोर्ट में भी, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे कहे तो। ठीक है, एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो होता है ही इज नॉट डिबार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, ही कैन प्रैक्टिस एंड he is allowed to do so because attorney general is not considered to be an employment under the union government, so therefore उनको allow किया जाता है कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। 12th question, choose the correct pair. On one side we have article 149, article 165, article 76, article 105. On the other side we have
Attorney General of India, Parliamentary Privileges, Advocate General of State, and Duties and Powers of CAG. So, what's the correct option? I am giving you 10 seconds. Just found out the correct answer. Sorry. So इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल 149 है ना, वो डील करता है ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कैग से. आर्टिकल 165 डील करता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट से. आर्टिकल 76 डील करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से. एंड आर्टिकल 105 एज डिस्कस्ड मैनी टाइम्स वो बात करता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की. सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए, यानी कि 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए एंड 4 का बी. 13th क्वेश्चन. हु वाज द फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? ए वी नरहरि राव, बी शशिकांत शर्मा, सी राजीव महर्षि, डी जीसी मुर्मू. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वी नरहरि राव. एंड ये रहे वी नरहरि राव. एंड ये क्या थे? वो इंडिया के पहले कैग थे, पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. 14th question. Which among the following offices has been created by the Constitution? पहला Attorney General of India, B Solicitor General of India, 3 Advocate General of State, and 4th Comptroller and Auditor General. So correct क्या है? किन किन offices को Constitution यानी कि संविधान ने बनाया है? A 1 only, B 1 and 2 only, C 1 3 and 4, D all of the above. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. ठीक है. एंड जहां तक बात है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की, तो वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने इस ऑफिस को क्रिएट नहीं किया है. इसको जो है गवर्नमेंट ने खुद से क्रिएट किया है इन ऑर्डर टू असिस्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात होती है आर्टिकल 76 में, एडवोकेट जनरल की बात होती है आर्टिकल 165 में, एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात होती है आर्टिकल 148 में. 15th एंड आज का लास्ट क्वेश्चन. इसका आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है. ओके ना? और कमेंट प्लीज करना ही करना. सो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज? सो कई सारे आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान में. अब कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो फंडामेंटल ड्यूटीज, जो मौलिक कर्तव्यों की बात करता है? ए आर्टिकल 18, बी 21A, सी आर्टिकल 51A, डी आर्टिकल 356. सो इसका जो भी आंसर होगा डू कमेंट. एंड इस तरीके से खत्म होते हैं हमारे आज के 15 क्वेश्चंस. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू. एंड डू नोट कि हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 54 नीति आयोग पे बेस्ड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे. सो आप थोड़ा बहुत इसको पढ़ के आना, या फिर अच्छे से ही पढ़ के आना यार. ठीक है ना? एंड सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर. हैव अ गुड डे.